हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने सुना बेपनाह प्यार का भाग 1। अब मैं उसके आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। च6 यू आर ओनली माइन बेबी डॉल। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश अपने कैबिन में अपनी चेयर पे बैठकर कुछ सोच रहा था। मैक्स अब तक वहां से चला गया था, पर कुणाल अब भी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था, जैसे वो इंतजार ही कर रहा था कि अब जाके अव्यांश उस पे गुस्सा निकालेगा। ये सोचकर ही वो डर से कांप भी रहा था। पर तभी उसे उसकी सोच के अलग ही नजारा दिखा अपने सामने, क्योंकि अव्यांश अपनी चेयर से खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में रखकर आगे जाकर अजीब तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी में शायद कोई रहस्य था। ये देखकर कुणाल मन में सोचते हुए बोला, बॉस कहीं उस लड़की के प्यार में पागल तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, शायद ये तूफान से पहले की शांति है। फिर वो लंबी सांस छोड़ते हुए मन में बोला, पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, पता नहीं बेचारी उस लड़की के नसीब में क्या लिखा है। बेचारी। तभी अव्यांश कुणाल की तरफ देखते हुए बोला, नाउ यू कैन लीव। उसके जाते ही अव्यांश तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, अब तुम खुद मेरे पास आओगी। और गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, यू आर ओनली माइन बेबी डॉल। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान नियति बहुत सारी किताबें अपनी बेड पे फैला के पढ़ाई कर रही थी। एक तरीके से कहे तो वो अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही ये दिन निकल गया था। रात के 9 बजे बज रहे थे और नियति सुबह की बातें सोच ही रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल लकी का था। कॉल उठाते ही नियति बोली, हम। लकी बोला, हम की बच्ची आज कॉलेज क्यों नहीं आई थी? तुम तो कभी बेवजह लीव नहीं लेती हो, और मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए थे, कॉल तो उठा सकती थी ना। ये सुनकर नियति बोली, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। उद्धरण चिन्ह। लकी केयरिंग टोन में बोला, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सब सवाल लकी ने एक ही सांस में कर लिए थे। लकी की यही कह करने की वजह से ही नियति उससे प्यार करती, पर अब वो मूव ऑन करना चाहती थी। इसलिए उसने लकी से कहा, अब मैं ठीक हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे। ये कहेगा बिना लकी की बात सुने वो कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लकी नियति की ये हरकत देखकर हैरान था। वो बोला, अब इसे क्या हुआ? ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। छोड़ो ये सब, मैं उससे कल ही पूछ लूंगा। और वो वापस अपने काम पे लग गया। और ऐसे ही ये रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह। आज नियति कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई थी। कृष उसे कॉलेज छोड़ने जा रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों कॉलेज पहुंच गए थे। कृष नियति को कॉलेज छोड़कर अपने कॉलेज के लिए निकल गया था। तभी नियति को आता देख श्रेया और प्रीति भागकर उसके पास गई और बोली, अब तबीयत कैसी है तेरी? कल हमने बहुत कॉल्स किए थे पर तूने रिसीव ही नहीं किया, पर लकी ने बताया था सुबह कि कल तेरी तबीयत खराब हो गई थी। नियति हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। नियति अभी किसी को भी रूहान के बारे में या अपनी सगाई के बारे में बताना नहीं चाहती। एक बार डेट फिक्स हो जाए फिर वो सबको बताना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाया था। तभी लकी रुद्र और विक्की के साथ वहां आता है और नियति को उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, पर नियति बिना भाव के और उसकी तरफ ना देखकर ठीक हूँ बोल के क्लास की तरफ चली जाती है। ये देखकर लकी का चेहरा उतर गया और वो उनके पीछे क्लास की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए किसी से फोन पे बातें कर रहा था। अभी उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो फोन पर किसी से बोला, मैं आ जा रहा हूँ, जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए वरना आगे तो तुम जानते ही हो। इतना बोल के कॉल कट करके वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में नियति के चेहरे पर आज हर दिन वाली स्माइल नहीं थी। लकी सुबह से उसे नोटिस कर रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये उदास है, पर उससे पूछने की हिम्मत नहीं थी उसमें। थोड़ी ही देर के बाद कॉलेज के गेट पर एक लंबी सी लग्जूरियस ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। उसके पीछे बहुत सारी कार्स भी रुकी। तभी बीच वाली मर्सिडीज में से एक हैंडसम और डैशिंग मस्कुलर बॉडी वाला एक लड़का ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने हुए, आंखों पे ब्लैक शेड्स लगाते हुए, लंबे कदम भरते हुए कॉलेज में आने लगा। उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स भी थे और इसके पीछे उसका पा भी आ रहा था। कॉलेज की सारी लड़कियां तो उसे देखते ही जैसे कहीं खोसी गई थी। उसका ऑरा इतना अट्रैक्टिव था कि सब उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे।
वो लड़का और कोई नहीं अव्यांश लूथरा था और उसके पीछे पीछे कुणाल था। अव्यांश वहां से सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। तभी दूसरी तरफ नियति और उसके दोस्त कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। लकी, प्रीति, श्रेया और बाकी सब बैठकर मस्ती कर रहे थे, पर नियति चुपचाप बिना कुछ बोले खाना खा रही थी। तभी प्रीति ने पूछा, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? आर यू ओके? नियति उसके सवालों को इग्नोर करते हुए बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। और वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब तक अव्यांश भी प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गया था और प्रिंसिपल सिर उसे अपनी चेयर से उठकर उसका वेलकम करते हैं और उसे अपनी चेयर ऑफर करते हुए बोले, सिर बैठिए, और वो पीन से कहेगा पानी और 2 कॉफी लाने के लिए बोल देता है। अव्यांश इस कॉलेज का 70% पार्टनरशिप से ट्रस्टी था और उसके स्वभाव को सब जानते थे, हर कोई उससे डरता था। वैसे तो अव्यांश कॉलेज में कभी खास आता नहीं था, पर वो आज अपने किसी खास काम से आया था। किस खास मकसद से अव्यांश कॉलेज आया था? अव्यांश अब आगे क्या करने वाला है? 7 नियति के साथ जबरदस्ती। वहीं दूसरी तरफ नियति वॉशरूम में आईने के सामने सब सोच सोच कर रो रही थी और पानी से अपना मुंह बार बार धो रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़का वॉशरूम में आते हुए वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। तभी नियति उस ओर देखती है और डरते हुए हकलाकर बोली, तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? आगे क्यों आ रहे हो? वहीं रुक जाओ, और चिल्लाते हुए बोली, दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना। तभी समीर, जो एक नामी बिजनेसमैन प्रशांत कपूर का इकलौता बेटा था, जो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, वो एक नंबर का घमंडी और बदतमीज लड़का था। तभी वो अपनी गिनौनी और हवस भरी नजरों से नियति को ऊपर से नीचे देखते हुए उसके पास जाते हुए बोला, बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है, इसे कैसे जाने दूं? बहुत इंतजार करवाया है तुमने, आज तो तुम्हें अपना बना ही लूंगा, नहीं तो वो लकी हमेशा पूंछ की तरह तुम्हारे पीछे चिपका ही रहता है। ये सब सुनकर नियति डर से अंदर तक कांप जाती है और कांपते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगती है और बोली, प्लीज मुझे जाने दो समीर, दूर हटो, आगे मत आओ वरना। तभी समीर दांत भींचते हुए गुस्से में उसकी कलाई को बेरहमी से कसकर पकड़ते हुए बोला, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम? हाँ, यह तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, समझी? समीर ने नियति का हाथ इतना कस के पकड़ा था जिसकी वजह से उसके मुंह से आह निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी समीर और आगे बढ़ते हुए उसकी चिन को कस के पकड़ लेता है और उसके मुंह की तरफ झुकने लगता है और वहां नियति उसके सीने पे जोर जोर से मुक्के मार रही थी और धक्का मार के उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुक्के का समीर पे जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। समीर ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, तभी एक धड़ाम सी आवाज के साथ वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। समीर की नजर दरवाजे पर खड़े शख्स पर जाती है। उसे देखते ही वो नियति के चेहरे से हाथ हटा लेता है और डरते हुए पीछे हट जाता है। दरवाजे पर खड़ा इंसान अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा पूरा डार्क पड़ चुका था और उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कस के बंद की थी जिसकी वजह से उसकी सारी नसें उभर गई थी। वो इंसान और कोई नहीं अव्यांश था और समीर अव्यांश को बहुत अच्छे से जानता था और उसके गुस्से से भी वाकिफ था। उसे ऐसे देखते ही समीर अंदर तक कांप जाता है। अव्यांश अंदर आते ही समीर के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है जिससे समीर सीधा जमीन पे गिर जाता है और अव्यांश गुस्से में अपनी लाल आंखों से समीर के उस हाथ को घूर के देख रहा था जिस हाथ से उसने नियति की चिन को पकड़ा था, और उस हाथ पर अपना पैर रखकर बेरहमी से मसलने लग जाता है जिससे समीर की चीख निकल जाती है। नियति पहले से ही डरी हुई थी और समीर के चिल्लाते ही वो अव्यांश के पीछे छुपकर उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अव्यांश टेढ़ी नजरों से नियति को देखता है और उसे डरते हुए देख वो बाहर खड़े अपने गार्ड्स को बुलाते हुए कहता है, उठा लो इसे और ले जाओ इसे, मैं आता हूं। और गार्ड्स उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। नियति अभी भी डर से कांप रही थी और वो जोर जोर से सिसकियां लेते हुए रो रही थी। तभी अव्यांश उसे धीरे से उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकालकर पास वाले खाली क्लासरूम में ले जाकर एक बेंच पे बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। वहां पर थोड़ी देर पहले वॉशरूम से मारपीट की आवाजें सुनकर लकी और उसके सारे दोस्त वहां पर आ गए थे, पर वॉशरूम का हाल देखकर शॉक हो जाते हैं। वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ था और वॉशरूम में रखी चीजें यह वहां बिखरी हुई थी। ये देखकर श्रेया घबराते हुए बोली, थोड़ी देर पहले नियति भी वॉशरूम में आई थी, कहाँ है वो? लकी बोला, क्या? नियति फिर घबराते हुए बोला, नियति तुम कहाँ हो? अगर ये कोई मजाक है तो बंद कर दो। उद्धरण चिन्ह।
ऐसे ही सब घबराते हुए नियति का नाम लेते हुए उसे ढूंढने लगे। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश नियति को डरते हुए देख के अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहनाते हुए बोला, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये कहेगा वो उसके आंसू पोंछ लेता है और जैसे ही वो उठने लगता है तभी नियति डरते हुए अचानक से उसे खींचकर नीचे वापस बिठाते हुए कंस के गले लगा लेती है और डरते हुए रुवासी आवाज में बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो वापस आ जाएगा। नियति इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है और किसको गले लगा रही है। बस उसे तो अव्यांश को गले लगाकर जैसे अलग सा सुकून मिल रहा था और अव्यांश का टच उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर लकी और उसके दोस्त आते हैं और वो नियति को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। नियति अव्यांश की बाहों में सिसक रही थी और अव्यांश उसके सिर पे हाथ फेरकर शांत करवा रहा था। सभी अंदर आते हैं और श्रेया नियति से घबराते हुए पूछती है, नियति क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? नियति इतना सुनते ही भागकर श्रेया के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लकी अभी भी अव्यांश को ही देख रहा था। अव्यांश जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगता है, लकी उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या किया है तुमने इसके साथ, ये ऐसे क्यों रो रही है? अव्यांश अभी भी लकी के हाथ को ही घूर रहा था और गुस्से में बोरियत के साथ बोला, मैं तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इतना सुनते ही लकी कुछ बोलने जाता है तभी नियति रुवासी आवाज में बोली, लकी छोड़ो उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बचाया है। इतना सुनते ही लकी अव्यांश का हाथ छोड़ देता है और अव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, क्या बचाया है? किससे बचाया? तभी प्रीति अव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ था? अव्यांश बिना एक्सप्रेशन के नियति के सामने देखते हुए बोला, एक लड़का इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इतना बोल के अव्यांश एक नजर नियति को देखकर वहां से चला गया। ये सुनकर सारे के सारे जैसे शॉक में चले गए थे और सबकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी लकी नियति की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके दांत भींचते हुए बोला, कौन था वो? नियति भी हकलाते हुए बोली, समीर। क्या होगा अब समीर का? अव्यांश के गार्ड्स कहाँ ले गए थे समीर को? लकी क्या करेगा अब? चैट सनकी डेविल। समीर का नाम सुनते ही लकी शॉक होते हुए बोला, क्या? समीर कपूर, हमारा सीनियर। नियति बोली, हाँ वही। लकी गुस्से में बोला, उसकी इतनी हिम्मत। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पे जंगल में एक बड़ा सा विला था और उस विला से बहुत दर्द भरी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस विला के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी किंग साइज सोफे पे बैठा हुआ था और वो सिगरेट की लंबी लंबी कश ले रहा था। वो इंसान किसी सनकी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने एक लड़का अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके आसपास दो हटे कट्टे गार्ड्स खड़े थे जो उसे बुरी तरह से पीट रहे थे। तभी सामने बैठा आदमी उन दोनों गार्ड्स को रुकने का इशारा करता है। तभी गार्ड्स रुक जाते हैं और वो इंसान गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ, इसी हाथों से तूने उसके चेहरे को छुआ था ना? उसे दर्द देने की हिम्मत भी कैसे की तूने? शी इज ओनली माइन डॉट, हाउ डरे यू टच हर? हाँ, और फिर तेरी मुस्कान के साथ बोला, अब जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी ना? तभी सामने पड़ा समीर अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर लूथरा, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपसे जुड़ी हुई है, मुझे माफ कर दो। तभी अव्यांश बोला, पर तूने उसे छुआ तो सजा तो मिलेगी ना? इतना बोलकर उसके हाथों को देखकर अव्यांश गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। तभी गार्ड्स समीर के हाथों में एसिड डाल देते हैं और समीर जोर से चीखता चिल्लाता रह जाता है। तभी अव्यांश बोला, इसी आंखों से तूने उसे देखा था ना? उस आंखों को कैसे जाने दूं जिसने मेरी किसी चीज को गंदी नजरों से देखा? और गुस्से में चीखते हुए अपने गार्ड्स से बोला, फोड़ दो इसकी ये आंखें। इतना कहेकर वहां से जाते हुए बोला, फिनिश द गेम। वहीं दूसरी तरफ लकी और उसके दोस्त कॉलेज खत्म होते ही नियति के साथ गेट पे खड़े हुए थे। तभी लकी बोला, नियति आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी नियति बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर श्रेया और प्रीति बोली, नहीं तू आज लकी के साथ ही चली जा। तभी नियति बोली, अरे यार मैं ठीक हूं अब। नियति ने इतना बोला ही था कि तभी एक कार वहां पर रुकी जिसमें से रूहान बाहर निकला और नियति की ओर बढ़ने लगा और उसके पास जाते हुए चिंता भरी आवाज में बोला, नियति तुम रो रही थी क्या? तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है? तभी उसकी नजरें नियति की कलाई पर पड़ी जहां समीर के उंगलियों के लाल निशान थे। ये देखते ही उसकी बोहें तन गई और वो नियति का हाथ पकड़ को देखने लगा।
पर नियति अपनी आंखें नीची करके चुपचाप खड़ी थी और वो रूहान का हाथ हटा भी नहीं रही थी। ये देखकर लकी और बाकी सब शॉक होकर उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी रूहान नियति के गाल पे हाथ रखते हुए बोला, ये किसने किया तुम्हारे साथ? पर नियति उसके सवालों को इग्नोर करते हुए बोली, रूहान आप यहाँ पर कोई काम था क्या? तभी रूहान बोला, हाँ, वो सगाई की डेट फिक्स हो गई है तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ में खुद ही आकर बता दूं। वैसे भी क्रिश ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर गया था तो आपको लेने में ही आ गया। सगाई, ये शब्द सुनते ही लकी और उसके दोस्त शॉक में चले गए, पर लकी का फेस एक्सप्रेशन सबसे अलग था। उसके चेहरे पर अलग ही उदासी थी। तभी रूहान बोला, ये सब छोड़ो, तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ और किसने किया ये बताओ मुझे। ये बोलकर वो बाकी सब की ओर देखने लगा। तभी प्रीति आगे आती है और सुबह जो हुआ था वो सब उसे बता देती है। ये सुनते ही रूहान नियति को कस के गले लगा लेता है, पर नियति ऐसे ही खड़ी थी। लकी ये सब देख रहा था और वो गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेता है। बाकी सब तो रूहान को ऐसे देख के ही शॉक थे। रूहान बोला, तुम ठीक हो, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देंगे। यू डोंट वरी, मैं हूं ना। फिर वो बाकी सबको देखते हुए बोला, हेलो गाइज, आई एम रूहान मल्होत्रा, नियति का फियांसे। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और हाँ, 3 दिन बाद हमारी सगाई है। आप लोग जरूर आना, अभी हम चलते हैं। ये बोलकर वो नियति का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। पर नियति के सारे दोस्त ये सुनकर ही किसी पुतले की तरह एक जगह जम से गए थे। पर लकी के चेहरे पर गुस्से और उदासी के मिले जुले भाव थे। दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। आज पूरा परिवार मौजूद था सिवाय अव्यांश के। अव्यांश के दादा लखन जी और चाचा करण जी भी जर्मनी से आ गए थे। डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पे लखन जी बैठे हुए थे और उनकी आसपास वाली चेयर पे आयुष और करण जी बैठे हुए थे। अंजलि जी और मोनिका जी खाना सर्व कर रही थी। तभी दादाजी बोले, हमारे लाड साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, अभी तक आए नहीं है क्या? आयुष, वो दादाजी भाई का फोन आया था, उन्हें आज लेट हो जाएगा, ऑफिस का कुछ काम अभी बाकी है। दादाजी बोले, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, जब देखो तब काम और कम, बाकी कुछ सूझता ही नहीं है इसे। ये नहीं कि थोड़ा सा ध्यान अपने परिवार पे भी दे। तभी आयुष बोला, डोंट वरी दादू, मैं हूं ना, भाई को अभी काम पे फोकस करने दीजिए, आप सबका ध्यान में रख लूंगा। दादाजी बोले, बस बस भाई का चमचा, अब तो एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवानी पड़ेगी, तभी ये लड़का सुधरेगा। उद्धरण चिन्ह। अंजलि जी, हाँ पापा। और फिर सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पर अव्यांश आज घर नहीं आया था। ऐसे ही ये रात भी गुजर जाती है। सुबह के समय नियति के घर में अभी से ही सगाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। नियति को आज सगाई के लिए शॉपिंग करने जाना था, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई थी। तभी प्रीति का कॉल आता है। नियति कॉल उठाती है। प्रीति बोली, हाँ नियति, वो तूने इंटर्नशिप के लिए जिस हॉस्पिटल में अप्लाई किया था वहां से कंफर्मेशन कॉल आया था। आज 12 बजे तुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और मैं तुझे सीधे वहां ही मिलूंगी। नियति बोली, ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। और इतना कहेकर फोन काट देती है। फिर नियति मीनाक्षी जी के पास जाकर बोली, सॉरी मम्मा, पर क्या हम शॉपिंग करने शाम में जा सकते हैं? वो मुझे अभी इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मीनाक्षी जी थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ ठीक है, चली जाओ, पर ध्यान से जाना। उद्धरण चिन्ह। नियति मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मा। क्या नया मोड़ लेगी नियति की लाइफ। रात भर कहा था अव्यांश चेन्नई कहानी एक्सीडेंट की। नियति इतना बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में घर के सभी सदस्य लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी दादाजी बोले, आयुष, अव्यांश आ गया क्या? आयुष, वो दादाजी। आयुष ने इतना ही बोला था कि वहां एक आवाज आए, मैं आ गया दादाजी। ये आवाज अव्यांश की थी, जो दरवाजे से अंदर आते हुए कह रहा था। इतना बोलकर अव्यांश ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी अंजलि जी आयुष की तरफ देखते हुए बोली, आयुष, अव्यांश ने कल से कुछ नहीं खाया होगा, तू खुद जाके उसे नाश्ता देकर आ और उसे अपने सामने नाश्ता करवा कर आना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। आयुष बोला, ठीक है मॉम। और आयुष नाश्ते की प्लेट लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा। अव्यांश अपने भाई आयुष से घर में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक तरह से आयुष उसकी जान था। आयुष अब तक अव्यांश के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया था और दरवाजा खटखटा रहा था। तभी अंदर से कठोर आवाज आई, कम इन। आयुष।
आयुष अंदर जाते ही नाश्ते की प्लेट टेबल पे रखते हुए बोला, क्या हुआ भाई? कुछ पता चला उस लड़की का? और कल रात को आप कहाँ थे? तभी अव्यांश अपना काम करते हुए ही बोला, किसी का खेल खत्म करना था। ये सुनकर आयुष बोला, हम अब ये सब छोड़िए और नाश्ता कर लीजिए। अव्यांश बिना कुछ बोले नाश्ता कर लेता है। वही दादीजी और दादाजी मंदिर में एक पूजा करने के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ नियति भी इंटरव्यू देने के लिए निकल गई थी। कुछ देर बाद नियति और प्रीति का इंटरव्यू खत्म हो चुका और वो दोनों वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी और दादीजी की पूजा भी खत्म हो गई थी और वो हाथ में प्रसाद का थाल लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ ही आ रही थी और उनसे टकराने ही वाली थी। तभी एक लड़की आकर उन दोनों को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे उन दोनों को कुछ नहीं होता, पर वो लड़की गाड़ी के साइड वाले आईने से टकरा जाती है। टक्कर ज्यादा नहीं लगी थी, जिसकी वजह से उस लड़की को उसके हाथों में छोटी सी ही चोट आई थी। वो लड़की और कोई नई नियति थी। वो हल्की सी टक्कर लगने से नीचे गिर गई थी और वो खड़े होते ही दादाजी और दादीजी के पास जाती है और उनसे घबराते हुए पूछती है, अंकल आंटी, क्या आप दोनों ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? पर यह सब इतनी जल्दबाजी हुआ था कि दादाजी और दादीजी तो अभी भी शॉक में ही थे। नियति की आवाज सुनकर दोनों होश में आते हैं और होश में आते ही हाँ में सर हिला देते हैं। पर अचानक से उन दोनों की नजर नियति के उस हाथ पर जाती है जहां से खून बह रहा था। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और नियति से कहते हैं, बेटा आपको तो चोट लगी है, आप हमारे साथ चलिए, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ये सुनकर नियति बोली, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, ये तो बस हल्की सी चोट है जो ड्रेसिंग करने पर ठीक हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर में घर पे नहीं पहुंची तो मेरी मम्मा मेरी चिंता में पूरा घर सर पे उठा लेगी। नियति की ये बात सुनकर दादीजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो नियति के सर पर हाथ रखते हुए बोली, ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, पर ड्रेसिंग तो करवा लीजिए। उनके इतना बोलते ही दादाजी उनकी कार में से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं और जमुना जी दादीजी के हाथ में दे देते हैं। तभी दादीजी नियति की ड्रेसिंग करके उसके हाथ में पट्टी कर देती है और नियति को शुक्रिया अदा करती है उन दोनों की जान बचाने के लिए। तभी नियति उनसे मुस्कुराते हुए बोली, अंकल आंटी, शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं तो जान बचाना मेरा फर्ज ही हुआ ना, फिर चाहे वो हॉस्पिटल में हो या कहीं और। ये सुनकर दादाजी बोले, बेटा आप बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझी हुई हो, वैसे आपका नाम क्या है? ये सुनकर नियति मुस्कुराहट के साथ बोली, नियति, नियति नाम है मेरा। दादाजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बड़ा प्यारा नाम है आपका। फिर थोड़ी देर रुक कर बोले, बेटा चलो हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। तो नियति बोली, नहीं अंकल आप परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है। तभी दादीजी बोली, इसमें परेशानी कैसी, आपने हमारी जान बचाई है तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब आप प्लीज इसके लिए मना मत कीजिए वरना हमें अच्छा नहीं लगेगा। नियति, ठीक है आंटी, मैं आपके साथ ही चलती हूँ बस। दादीजी हंसते हुए बोली, हम अब आपने कुछ सही बात करी। थोड़ी देर बाद लखन जी और जमुना जी नियति को उसके घर छोड़कर अपने घर की तरफ निकल गए थे। वहीं नियति के घर में सब लोग चिंता में अपने लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। क्रिश किसी को बार बार कॉल कर रहा था और बाकी सबके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो सबकी नजर दरवाजे से आती हुई नियति पे चली जाती है। नियति को देखकर ही वो सब खड़े हो जाते हैं और उसे देखकर एक चैन की सांस लेते हैं। तभी क्रिश उन्हें गले लगाकर कहता है, दी आप कहाँ रह गई थी, आपका फोन भी ऑफ आ रहा था। तभी पीछे से मीनाक्षी जी नियति के पास आकर बोली, बेटा कहाँ थी तुम, और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था, तुम ठीक तो हो ना? इतना कहेगा वो चुप हो जाती है। उनकी नजर नियति के हाथों में लगी चोट पर चली जाती है और वो डरते हुए बोली, बेटा ये चोट कैसे लगी तुझे? फिर गुस्से में बोली, तुझे कहा था मैंने अपना ख्याल रखना, पर तुझसे तो अपना ख्याल भी नहीं रखा जाता, पता नहीं कहीं ना कहीं चोट लगवा ही लेती है, पागल लड़की। तभी नियति बोली, अरे मम्मा क्यों गुस्सा कर रही हो, मैं ठीक हूँ, ये तो सिर्फ हल्की सी चोट है। तभी पीछे से महेश जी बोले, पर बेटा तुम्हें ये चोट लगी कैसी? तो नियति बोली, अरे पापा वो मैं इंटरव्यू देकर लौट रही थी तो मैंने सोचा घर जाते वक्त मंदिर होकर आऊंगी,
पर वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि एक अंकल और आंटी की तरफ एक कार तेजी से बढ़ रही थी और उनको बचाते बचाते ये चोट लग गई और मेरा फोन भी गिरने की वजह से ऑफ हो गया था। ये सुनकर महेश जी चिंता करते हुए बोले, तुझे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उद्धरण चिन्ह। नियति, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी। तभी सोनू बोली, क्या यार दी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। तभी मीनाक्षी जी नियति से बोली, ठीक है, अब तू जाके आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। नियति हाँ में सर हिलाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में घर के सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे सिवाय अव्यांश के। दादाजी और दादी जी ने उन सबको एक्सीडेंट वाली बात बता दी थी और नियति के बारे में भी बता दिया था। ये सब सुनकर उन सब के चेहरे पर सुकून वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। दादाजी और दादी जी ने नियति की इतनी तारीफ की थी कि जिसकी वजह से वो सब एक बार नियति को मिलना और देखना चाहते थे और उसे शुक्रिया अदा भी करना चाहते थे। शाम के समय नियति के घर प्रीति और श्रेया आज नियति के एक्सीडेंट वाली बात सुनकर उसके घर आई थी और वो सब मिलकर लिविंग हॉल में बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ महेश जी टीवी पे कुछ न्यूज देख रहे, तभी एक न्यूज की हेडलाइंस सुनते ही नियति, प्रीति और श्रेया शॉक हो जाती है और खड़ी होकर कभी टीवी में चल रही उस न्यूज को देखती तो कभी एक दूसरे को। ऐसी कौन सी न्यूज थी जिसको सुनते ही वो तीनों शॉक हो गई थी? आयुष किस लड़की की बात कर रहा था अव्यांश से? चटैन मेरे हर्टलेस भैया। नियति के टीवी में अभी समीर कपूर की न्यूज चल रही थी। न्यूज की हेडलाइंस कुछ इस तरीके की थी, नामी बिजनेसमैन प्रशांत कपूर के इकलौते बेटे और कपूर इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस समीर कपूर की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। ये सुनकर नियति और उसकी दोस्त हैरानी से एक दूसरे को ही देख रहे थे और फिर तीनों वहां से उठ के अपने कमरे में चली गईं। नियति कमरे में आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और बेड पे बैठ के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और सुबह जो कुछ हुआ था वो याद करने लगती है। श्रेया और प्रीति तो एकटक उसे ही देख रही थी। तभी श्रेया बोली, तुझे क्या लगता है नियति किसने मारा होगा उसे? तभी प्रीति बोली, कहीं अव्यांश सिर ने तो। इतना बोल के वो चुप हो गई। ये सुनकर श्रेया बोली, ये हो सकता है। नियति, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? श्रेया, तू नहीं जानती उन्हें, उनका गुस्सा बहुत खराब है और समीर ने तो तेरे साथ बदतमीजी करके कॉलेज के रूल्स और उनकी कॉलेज का नाम खराब करने की कोशिश की थी, तो ये तो होना ही था। ये सुन के नियति बोली, नहीं, बिना वजह हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सुनते ही श्रेया उससे पूछती है, तुझे तो पता ही है कल समीर को सिर के गार्ड्स अपने साथ ले गए थे, उसके बाद वो गायब ही था, तो जाहिर सी बात है सिर ने ही सजा दी है उसे। और वैसे भी पूरे मुंबई को पता है कि उनके साथ पंगा लेने का मतलब जान से हाथ धो बैठना। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी नियति के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है। कॉल उठाते ही नियति बोली, हाँ लकी बोल, क्यों कॉल किया? सामने से लकी बोला, न्यूज देखी तूने? नियति, हाँ देखी। लकी, वैसे अच्छा ही हुआ, उसे उसके किए की सजा मिल ही गई। अगर मरा नहीं होता तो कल वैसे भी मेरे हाथों मरता। ये बातें चल ही रही थी कि तभी नियति के मोबाइल में वेटिंग में रूहान का भी कॉल आने लगता है, जो श्रेया और प्रीति ने देख लिया। नियति अब भी लकी से ही बात कर रही थी। तभी प्रीति मजाक करते हुए बोली, ओहो जीजू का कॉल, उठा ले वरना कहीं नाराज ना हो जाए। ये बात सामने लकी भी सुन लेता है और ये सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तभी रूहान का कॉल आता देख नियति लकी से बोली, सॉरी लकी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ये कहे के बिना लकी की बात सुने कॉल कट कर देती है। नियति की इस हरकत से लकी की पकड़ उसके फोन पे कस जाती है और वो अपना फोन बेड पे फेंक देता है। रूहान का कॉल आता देख नियति को लगा कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो कॉल उठा देती है। फोन उठाते ही बोली, जी बोलिए, क्या हुआ, कोई काम था? रूहान, नहीं वो मैं फ्री था तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी देर बात कर लूं, और वैसे भी बहुत जल्द हमारी सगाई भी होने वाली है तो सोचा थोड़ी जान पहचान बढ़ा ले। नियति, सॉरी पर वो अभी मैं केस स्टडी कर रही थी, तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? रूहान, सॉरी मैंने आपको खमखा डिस्टर्ब कर दिया, आप अपना काम करिए, हम कल बात करेंगे, बाय, टेक केयर। इतना कहे कि रूहान फोन काट देता है। ये देखकर प्रीति और श्रेया बोली, तूने उनसे झूठ क्यों बोला कि तू केस स्टडी कर रही है? नियति, बस ऐसे ही। वहीं दूसरी तरफ लूथरा मैंशन में आयुष अपने मोबाइल पे समीर की ही न्यूज देख रहा था। तभी न्यूज देखते देखते अव्यांश की तरफ देखता है
और मन में बोला, मुझे पता है 110% ये काम भाई का ही है, क्योंकि मेरे इस डेविल भाई के अलावा पूरे मुंबई शहर में कोई इंसान इतना बेरहमी से खून नहीं कर सकता। ये तो है ही मेरे हार्टलेस भैया। वैसे ये लोग भाई को जानने के बाद भी भाई से पंगा लेते ही क्यों है? नॉनसेंस पीपल। ऐसे ही ये दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन रूहान, नियति, प्रीति, श्रेया और सोनू सब रूहान की कार में बैठकर सगाई की रिंग और कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे थे। रूहान कार ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में नियति बैठी हुई थी और बाकी सब पीछे की सीट में बैठे थे। रूहान बार बार कार चलाते हुए नियति को ही देखे जा रहा था, पर नियति इस सबसे अनजान कार की विंडो के बाहर देख रही थी और पीछे तीनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। थोड़ी देर में कार एक बड़े से मॉल के आगे रुकती है। सब एक एक करके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही नियति, रूहान और बाकी सब भी कपड़ों वाले एरिया में चले जाते हैं। रूहान अपने लिए अच्छी सी शेरवानी देखने लगता है और चारों लड़कियां अपने लहंगे देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सबने अपने अपने कपड़े पसंद कर लिए थे और नियति ने भी एक स्काई ब्लू और बेबी पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत लहंगा पसंद किया था। लहंगा देखकर रूहान बोला, आप एक बार इसे ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसे पैक करवा देते हैं। नियति हमें सर हिला देती है और लहंगा लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। पर जैसे ही वो रूम में जाती है, कोई उसे अंदर से खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही नियति चिल्लाने की कोशिश करती, उसके मुंह पर हाथ रख देता है। ये इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि नियति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी नियति अपना सर ऊपर करके उस इंसान को देखती है। उन्हें देखते ही नियति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब तक वो इंसान भी अपना हाथ हटा लेता है। नियति डर से पीछे होकर हकलाते हुए बोली, सर आप यहाँ क्या? तभी अव्यांश, जी हाँ ये अव्यांश ही था, वो नियति के होठ पे अपनी उंगली रखकर सर्द आवाज में बोला, शस बोलना मत, वरना बाहर जो सब खड़े हैं वो कुछ और ही समझ लेंगे। सो जस्ट शट अप। नियति डरते हुए बोली, पर सिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी अव्यांश नियति की ओर आगे बढ़ने लगा। ये देखकर नियति अपने पाँव पीछे की तरफ बढ़ाने लगती है। नियति पीछे होते होते दीवार से लग जाती और अव्यांश भी उसके पास आकर अपने दोनों हाथ नियति के आसपास दीवार पे लगा देता है, जिससे नियति का रास्ता ब्लॉक हो गया था। नियति डरते हुए वही जम जाती है और अपना सिर नीचे झुकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ पांव डर से कांप रहे थे। तभी अव्यांश नियति की चीन पकड़ के उसे ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगता है, पर नियति की आंखें अब भी बंद थी। ये देखकर अव्यांश गुस्से में बोला, ओपन योर आइज। आई सेड ओपन योर आइज। नियति ये सुनकर डर जाती है और अपनी आंखें खोल देती है। अव्यांश, गुड गर्ल। फिर अव्यांश नियति के कान के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर नियति एकदम से अव्यांश को देखती है, पर इस वक्त नियति की आंखों में आंसू आ गए थे और वो एकदम से नीचे बैठ जाती है और अपना चेहरा अपने दोनों घुटनों में छुपाकर रोने लगती है। ऐसा क्या कहा अव्यांश ने नियति के कान में? नियति की लाइफ अब क्या नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह प्यार का पार्ट 3। थैंक्स।